नमस्कार। आज आप भारतीय उपन्यासों में शहरी जीवन के बारे में जानेंगे। भारतीय उपन्यासों में शहरी जीवन का विश्लेषण आप कई दृष्टि से कर सकते हैं, जैसे औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक विकास की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, निर्माण और शहरों के विकास की दृष्टि से, विभिन्न वैचारिकी के यथार्थ की दृष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से, सूचना एवं तकनीक की दृष्टि से, उदारीकरण और भूमंडलीकरण की दृष्टि से, विभिन्न विमर्शों जैसे स्त्री, दलित, पर्यावरण आदि की दृष्टि से, सांस्कृतिक परिवर्तन की दृष्टि से, आधुनिकता और परंपरा के द्वंद्व की दृष्टि से। तो आइए देखें कि विभिन्न भारतीय उपन्यासों में हम किस तरह के शहरी जीवन को पाते हैं और शहरी जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्र, संदर्भ, परिप्रेक्ष्य किस रूप में हमारे सामने आते हैं। आप सभी जानते हैं कि औद्योगिकीकरण के कारण शहरीकरण को बढ़ावा मिला और जब शहरीकरण में तीव्रता आई तो सड़कें बनने लगीं, रेल लाइनें बिछने लगीं, यातायात के साधन विकसित होने लगे। गांव में लोग जिस तरह निश्चिंतता और स्थिरता के साथ जीवन जीते थे, शहरी जीवन में वह बिल्कुल समाप्त होने लगी। जीवन की रफ्तार में तेज़ी आ गई। आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में किस तरह भारतीय उपन्यासों में शहरी जीवन हमारे समक्ष आता है। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के आसपास भारत में कलकत्ता जैसे शहरों में उद्योगों की स्थापना और शहरी विकास के कारण शहर के लोगों के जीवन में काफ़ी परिवर्तन आने लगा था, जिसका वर्णन उस समय के उपन्यासों में आप देख सकते हैं। औद्योगिक विकास और सुविधाओं ने लोगों को गांव से शहर की ओर पलायन के लिए प्रेरित किया। रविंद्रनाथ ठाकुर के गोरा उपन्यास में उस समय कोलकाता शहर का यह दृश्य आप जरा देखिए। निखरी चटक धूप से कलकत्ता का आकाश चमक उठा है। सड़कों पर घोड़ा गाड़ियां निरंतर दौड़ रही हैं, जैसे फेरी वाले रुक रुक कर पुकार रहे हैं। जिन्हें दफ्तर, कॉलेज और अदालत जाना है, उनके लिए घर घर मछली भात रोटी तैयार की जा रही है। इसमें कोलकाता शहर के एक पक्ष के बारे में आप जान रहे हैं कि उस समय शहर की रफ्तार किस तरह बढ़ गई थी। यानी दफ्तर जाने वाले लोग तैयार हो रहे थे, शहर में आपाधापी की स्थिति आरंभ हो गई थी और कॉलेज में भी लोग जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे। अब एक दूसरा पक्ष आप देखेंगे शहर के बारे में गोरा उपन्यास में। रसोई घरों से अंगीठी जलाने का धुआं उठ रहा है, किंतु तब भी इस इतने बड़े पाषाण हृदय कामकाजी शहर कलकत्ता की सैकड़ों सड़कों गलियों के भीतर स्वर्ण रश्मियाँ आज मानो एक अमूर्त यौवन का प्रवाह लिए मचल रही है। अब यहाँ पर आप देखिए कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने गोरा उपन्यास में कलकत्ता शहर के लिए 2 विशेषण प्रयुक्त किए हैं। पहला विशेषण है कामकाजी शहर और दूसरा विशेषण है पाषाण हृदय। पाषाण हृदय क्यों है कोलकाता जैसा शहर? क्योंकि वहाँ तब भी संवेदनहीनता की स्थिति दिखाई पड़ती थी। आज भी आप शहरों में जिस तरह के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, सोचते हैं, देखते हैं और जिस तरह का जीवन आप शहरों में जीते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि संवेदनहीनता किस तरह निरंतर बढ़ती जा रही है। लेकिन आश्चर्य है कि आरंभिक दौर में भी कोलकाता जैसे शहर में
इस तरह की स्थितियां विद्यमान थीं। यानी कोलकाता में तब भी मशीनीकरण की स्थिति थी। जिस तरह की ज़िंदगी आज के शहरों में हम देखते हैं, और इस तरह का वर्णन ढेरों उपन्यासों में आप देख सकेंगे, भारतीय उपन्यासों में आप देख सकेंगे, क्योंकि उपन्यास जिस यथार्थ की अभिव्यक्ति का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ा है, उसमें शहर की जिंदगी से वह निरपेक्ष या तटस्थ नहीं रह सकता। शहरों में जब विकास की स्थिति आई तो सामाजिक स्थितियां भी बदलने लगीं, और एक तरफ अमीरों की अट्टालिकाएं बढ़ने लगीं और दूसरी तरफ उन्हें बनाने वाले लोगों की झोपड़पट्टियां भी बढ़ने लगीं। अण्णा भाऊ साठे के उपन्यास चंदना, जयदंत दलवी के उपन्यास चक्र आदि में झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों का करुण चित्रण है। मधु मंगेश कर्णिक के माहिम मई खाड़ी, भावोपाध्याय के वासनाका आदि उपन्यासों में बम्बई जैसे शहरों के फुटपाथ पर नारकीय जिंदगी जीने वाले लोगों का वर्णन आप देख सकते हैं। भारतीय उपन्यास में शहरी समाज और संस्कृति का वर्णन, विश्लेषण आप कई जगह देखेंगे, कई रूपों में देखेंगे और कई परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, कई संदर्भ में देखेंगे, जिसमें एक तरफ विडंबना दिखेगी, दूसरी तरफ विसंगतियाँ दिखेंगी, तीसरी तरफ करुणा का संसार दिखेगा और चौथी तरफ शोषण की स्थिति भी दिखाई पड़ेगी। बंगाल के आशापूर्णा देवी, बिमल मित्र, मणिशंकर मुखोपाध्याय आदि, हिंदी के अमृतलाल नागर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश, रमेश चंद्र शाह, शिव मूर्ति, कृष्णा सोवती, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, अलका सरावगी, अल्पना मिश्र आदि के उपन्यासों में शहरी समाज और संस्कृति का काफ़ी विशद चित्रण मिलता है। इसके अतिरिक्त उर्दू के उपन्यासों में जगह जगह परिवर्तित शहर, शहर की विडंबनाएं, शहर की प्रतिकूल स्थितियां, शहर में रहने वाले लोगों की कुंठा, रहने वाले लोगों की निराशा आदि की भी झलक दिखाई पड़ती है। उर्दू के सज्जाद जहीर, इस्मत चुगताई, मुशर्रफ आलम जौकी आदि, मराठी के भालचंद्र नेमाड़ी, असम के होमेन बर गोहाई, इंदिरा गोस्वामी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के उपन्यासों में भी शहरी समाज और संस्कृति का काफ़ी विशद चित्रण आप देख सकते हैं। अब्दुल मलिक के अघरी आत्मार काहिनी यानी बेघर वाली आत्मा की कहानी में शहरी समाज और परिवार के जटिल संबंध आप देख सकते हैं। मधु मंगेश कर्णिक के माहिम मई खाड़ी तथा भावोपाध्याय के वासुनाका में शहरों में फुटपाथ पर जीवन व्यतीत करने वाले का करुण और मर्म स्पर्शी चित्रण है। भावोपाध्याय के वैतागवाड़ी में मुंबई के जीवन के यथार्थ का भी आपको परिचय मिलेगा। इंदिरा गोस्वामी असम की सशक्त रचनाकार रही हैं। इन्होंने शहर की जिंदगी को विभिन्न परिप्रेक्ष्य में देखा है। केवल असम ही नहीं बल्कि दिल्ली जैसे शहरों का भी इनके उपन्यासों में बड़ा ही मार्मिक, सशक्त और ऐसा करुण चित्रण मिलता है जिससे हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। इंदिरा गोस्वामी के उपन्यास अहिरन में शहर की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की नियति का यह मार्मिक चित्रण देखिए। असल में बात क्या है जानते हो मियाँ? शहर में रहने वाले
मजदूर यूनियन के कायदे कानून में बड़े सजग हैं। बीमारी, दुर्घटना आदि होने से छुट्टी लेने पर उनको कुत्तों की तरह निकाल देते हैं। अब यह विश्लेषण आप जरा देखिए कि पूंजीपतियों का व्यवहार, पूंजीपतियों का आचरण किस प्रकार है, किस तरह उनके भीतर की शोषण की प्रवृत्तियां इतनी हावी हो गई हैं कि पूरी तरह मानवता का अवमूल्यन होने लगा है। मजदूरों की जिंदगी की तुलना उन्होंने कुत्तों से की है कि कुत्ते को जिस तरह से हम घर से बाहर कर देते हैं, उसी तरह छुट्टी लेने पर या बीमारी होने पर, दुर्घटना होने पर उन्हें फैक्ट्री वाले बाहर कर देते हैं। इंदिरा गोस्वामी अपने उपन्यास लाल नदी में कहती हैं, सिर्फ कलकत्ता शहर में 1,20,000 लोग फुटपाथ पर सोते हैं। आप ज़रा सोचिए, आज अगर आप देखेंगे तो चाहे वह कोलकाता हो, चाहे वह दिल्ली हो, चाहे वह मुंबई हो, मेट्रोपॉलिटन शहर हो या बड़े नगर हो, शहर हो, सब जगह फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की करुण जिंदगी को आप देख सकते हैं। और उपन्यासकारों ने इनके जीवन की इस करुणा को, इस विडंबना को हमारे समक्ष रखने का प्रयास किया है। आप जानते हैं कि औद्योगिकीकरण ने शहरों का बाह्य रूप ही नहीं बदला, बल्कि हमारी संस्कृति भी काफ़ी परिवर्तित होने लगी है। कहीं परंपराएं टूट रही हैं, कहीं इनका पुनर्मूल्यांकन हो रहा है और कहीं परंपरा को लेकर द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। अल्पना मिश्र के उपन्यास अनिहारे तलछट में चमका का एक प्रसंग देखिए, जिसमें आप देख सकेंगे कि उदारीकरण और भूमंडलीकरण ने भारतीय संस्कृति और कस्बों को किस तरह परिवर्तित कर दिया है। क्या पता कभी कोई बड़ी कंपनी विदेश से चलकर आए और इस पूरे शहर के साथ साथ विशेषरगंज के उस इलाके पर कब्जा कर ले और यहाँ की तंग गलियों में बने 2, 3, 5 तल्ले वाले मकानों को गिराकर उनकी जगह साफ सुथरे चमकते मॉल खोल दे, फूड बाजार बना दे और हम जो ये तरह तरह के मसालों की गंध से भरे छींकते जा रहे हैं उसे भूल जाएं। आप जानते हैं कि 1990 के आसपास जब उदारीकरण की नीति आई थी और विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने की योजना बनने लगी थी, आमंत्रित की जाने लगी थी, तब बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आने लगीं और जहां हम अपने संस्कारों के अनुरूप, अपनी परंपरा के अनुरूप जीवन जीने के आदी हो चुके थे, वहां उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों की स्थापना करनी आरंभ कर दी और मल्टीनेशनल कंपनियां हमारी पारंपरिक स्थितियों से, पारंपरिक उद्योग धंधों से पूरी तरह अलग हैं, जहां अलग संस्कार हैं, अलग व्यवहार हैं, अलग आचरण है और उनके जीवन शैली, उनके व्यवहार, उनकी संस्कृति सभी में भारतीय संस्कृति से काफ़ी अधिक भिन्नता आप देखते हैं। तो अल्पना मिश्र ने विशेषरगंज की स्थिति को इस प्रसंग में दिखाने की कोशिश की है, जो आज हर जगह शहरों में हम देख सकते हैं। शांति नाथ देसाई के उपन्यास बीज, जो कन्नड़ में है और इसका हिंदी अनुवाद अपनी ज़मीन के नाम से हुआ है,
इसमें आप शहर संबंधी वैचारिकी एवं यथार्थ को देख सकते हैं। उदाहरण आप देखिए, बंबई में यदि पैसा हो तो कोई भी कार्य करना आसान होता है। फ़ोन से संबंधित एजेंटों को बता दिया जाए तो सारी व्यवस्था अपने आप हो जाती है। यह है शहर की जिंदगी का एक पक्ष जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर की ज़िंदगी की सुविधाओं के आप आदी हो चुके होंगे। यहाँ हर जगह सुविधाएं हैं और अब तो फ़ोन से ही हम सारी चीज़ें बैठे बैठे घर पर मंगवा सकते हैं। यह बम्बई का उदाहरण है, लेकिन आप दिल्ली में भी, कोलकाता में भी, यहाँ तक कि छोटे छोटे शहरों में भी आप ऑनलाइन सुविधा को अपना कर अपने जीवन को सुविधा से युक्त आसान बना सकते हैं। दूसरा उदाहरण आप देखिए, बंबई में आकाश ही नहीं दिखता। आकाश देखना हो तो माथेरान जाना पड़ता है। अब यह देखिए शहरों की स्थिति, यानी प्रकृति का जो सौंदर्य है आज शहरों में किस तरह नष्ट होता जा रहा है। प्रकृति हमसे दूर होती जा रही है और उसकी जगह कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, विस्तृत होते जा रहे हैं और हम इन कंक्रीट के जंगल में रहने के इस तरह आदी होने लगे हैं कि हम अपनी पारंपरिक चीज़ों को भी निरंतर भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भी भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति के सानिध्य में, उपभोक्तावादी संस्कृति के संपर्क में हम निरंतर अपने संस्कारों को भी भूल रहे हैं, इससे दूर हो रहे हैं। शहर की इस जिंदगी का दारुण चित्रण, करुण चित्रण आप भारतीय उपन्यासों में देख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज उत्तर आधुनिक युग है और उत्तर आधुनिक की चकाचौंध के बीच परंपरा के प्रति शहरी युवाओं में एक ओर तो आकर्षण है, लेकिन दूसरी तरफ शहरी युवा अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से कटते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। अपनी ज़मीन में यह जो वर्णन है एक ऐसी युवती की मानसिकता का वर्णन है जिसने पूजा देखी ही नहीं है, जो हमारे घरों में पारंपरिक रूप में होती है, जो एक अनुष्ठान के रूप में हम पूजा करते हैं, अनुष्ठान के रूप में महत्व देते हैं, महोत्सव के रूप में पूजा को महत्व देते हैं। आज की इस युवती ने इस तरह की स्थितियां देखी ही नहीं हैं और जब वह पहली बार गांव गई है तो उसने जो देखा है पूजा का वह वातावरण, उससे वह कितनी अभिभूत हुई है, यह आप देखिए इस उदाहरण में। कल्पना को अपने दादा के घर में पूजा देखते हुए लगा कि वह एक अत्यंत सुंदर व कौतूहल से भरी और विशिष्टतापूर्ण नई दुनिया में पहुंच गई है। अब देखिए, विशिष्टतापूर्ण और नई दुनिया में तात्पर्य यह कि वह मुंबई के जिस आपाधापी भरे वातावरण में मशीनी भरी जिंदगी से निरंतर जूझ रही है और जहाँ उपभोक्तावादी संस्कृति का बोलबाला है, वहाँ पूजा का यह अनुष्ठान उसे कितना अभिभूत करता है। लेकिन शहरी जीवन के और भी कई पक्ष हैं। आप सभी जानते हैं कि जब शहरीकरण का विकास होने लगा था और शहरों में सुविधाएं बढ़ने लगी थीं, तो गांव से लोग शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए या नौकरी के लिए पलायन करने लगे थे।
लेकिन जब वे शहर पहुंचते थे तो वहाँ की संस्कृति और वहाँ के लोगों के साथ उनका उचित सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता था, जिससे उनके भीतर कुछ अजनबीपन का, कुछ अवसाद का, कुछ कुंठा का, कुछ दुख का, कुछ निराशा का, कुछ हताशा का भाव निरंतर बढ़ने लगता था। भालचंद्र नेमाड़े ने अपने उपन्यास कोसला में गांव से शहर आए युवक की मन स्थिति का काफ़ी मार्मिक चित्रण किया है। यह युवक असफलताओं के आवर्त में घिरा हुआ पूरी तरह अंतर्मुखी हो जाता है, यानी बाह्य दुनिया से वह कटने लगता है और अवसाद, कुंठा एवं अकेलेपन की पीड़ा में निरंतर घिरने लगता है। आज दिल्ली जैसे महानगरों में, कोलकाता जैसे महानगर और मेट्रोपॉलिटन शहर में, मुंबई जैसे महानगर में भी आप हमेशा यह महसूस करते होंगे कि जो गांव से युवक आते हैं या लोग आते हैं वह सहज ढंग से वहाँ की संस्कृति को अपनाने में समर्थ नहीं हो पाते और तब उन्हें उस संस्कृति और अपनी संस्कृति के बीच संघर्ष करना पड़ता है। उनके भीतर निरंतर एक द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है, जिससे वे हमेशा बेचैन रहते हैं, व्याकुल होते हैं, कभी कभी तो भ्रम की स्थिति में रहते हैं। वे समझ नहीं पाते कि कौन सी संस्कृति अच्छी है, इस महानगर की या गांव की। गांव की वह संस्कृति जहां अपनापन है और महानगर की यह संस्कृति जहां अजनबीपन है, जहां हताशा है, निराशा है। लेकिन लोग एक मृग मरीचिका की तरह सफलता को देखते हैं और उसे पाने के लिए निरंतर संघर्ष करते हैं और संघर्ष के दौरान उनकी ज़िंदगी पूरी तरह मशीनी बन जाती है। भारतीय उपन्यासों में महानगरों के यथार्थ और संवेदनहीनता की स्थिति आप हर जगह देख सकते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। लाल नदी का यह प्रसंग है। इस शहर में लोगों के मन में आग्रह, अनुभूति सब कुछ सूख चुका था। इन दिनों सबका मन जैसे डूबते हुए सूरज की तरह निराशा से भरा हुआ था। अब आप देखिए बिंब डूबते हुए सूरज की तरह निराशा से भरा हुआ था। तात्पर्य यह कि लोग जिस तरह नए सपने लेकर, नई आशा लेकर और नई उम्मीदें लेकर गांव से शहर आते हैं, लेकिन शहर में निरंतर संघर्ष करते हुए जब उन्हें असफलता मिलती है तब उनकी मन स्थिति किस तरह हो जाती है। और शहर वाले जो पूरी तरह उपभोक्तावादी संस्कृति से परिचालित होते हैं, जिनकी संवेदना सूख चुकी होती है, जिसमें अनुभूति नहीं रहती, वे कभी भी दूसरों के प्रति संवेदनशील नहीं रह पाते। दूसरा उदाहरण देखिए। इस ईंट पत्थरों की नगरी में जहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले विरले हो गए हैं, जहां लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते जीते हैं, यानी स्वार्थपरकता काफ़ी बढ़ गई है महानगरीय जीवन में। भूमंडलीकरण और उदारीकरण के कारण भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। जैसा कि आप जान चुके हैं, महानगरों एवं अन्य शहरों में इन कंपनियों के साथ पाश्चात्य संस्कृति की भी जड़ें काफ़ी गहरी होने लगी, जिसमें सामाजिक वैचारिकी और लोगों की जीवन शैली में काफ़ी परिवर्तन दिखने लगा। भारतीय उपन्यासों में इन परिवर्तित वैचारिकी और संस्कृति के कई ऐसे उदाहरण हैं जिससे परिवर्तन के कई संदर्भ खुलते चलते हैं। अलका सरावगी के उपन्यास में यह स्थिति देखिए। शुरुआत 70 के दशक में हुई होगी, जब भूमिगत मेट्रो रेल के लिए खुदाई का काम शुरू हुआ। तब से यह खोदना रुका नहीं था। फिलहाल फ्लाईओवर ब्रिज बनाने के लिए शहर खोदा जा रहा था, या फिर पुरानी नालियाँ
ड्रेन पाइप बदलने के लिए। कलकत्ता ऊपर से गाड़ियों से जाम था और ज़मीन के नीचे 300 से ज़्यादा सालों के कूड़े कीचड़ मल से। यह देखिए शहर की स्थिति। सूचना क्रांति के कारण उपन्यासों में संस्कृति में काफ़ी बदलाव आया। तो यह वह उत्तर आधुनिक समय है जब छोटे छोटे शहरों में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है और न्यू ईयर ईव के लिए भुज पिछड़े कस्बों में भी टीवी विज्ञापनों की बदौलत केक और आर्चीज़ के कार्ड की बिक्री बढ़ गई है। यह उदय प्रकाश का उपन्यास है पीली छतरी वाली लड़की। नव शहरीकरण के कारण शहर निरंतर परिवर्तित हो रहा है। कल तक जो ज़मीन सबसे महंगे इलाके में 25 लाख रुपये कट्ठे में बिक नहीं पा रही थी, उसी का दाम 2 से 2.5 करोड़ रुपये कट्ठे का हो गया था। कोई ऐसी गली नहीं थी जिसमें पुराने मकान टूटकर नए मकान न बन रहे हों। कलकत्ता शहर के अंदर जिन इलाकों में बड़े बड़े कारखाने हुआ करते थे, वहाँ आकाश को छूती शानदार मल्टी स्टोरीज बिल्डिंगें खड़ी हो रही थीं। इसमें विमर्श की भी स्थिति शहरों में आप देख सकते हैं। अरे मजाक नहीं कीजिए मामा जी, अब दुनिया बदल रही है। औरतों का अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, एक कैरियर होता है। एक बार राजधानी में यूनिवर्सिटी के पास झुग्गी झोपड़ियों वाली बस्ती में गया था। वहाँ इंसान तो थे लेकिन उनके चेहरे गायब थे। उनका कोई नाम नहीं था, पहचान ही गायब हो गई थी। बेचेहरा लोगों को देखकर मैं बहुत डर गया था महोदय, दौड़कर वहाँ से भागा। यानी जो निम्न वर्गीय लोग हैं उनकी करुणा का इसमें चित्रण हुआ है। भारतीय उपन्यासों में सांस्कृतिक परिवर्तन की स्थिति देखिए। आज से मेरा और आपका संबंध टूट गया। मैंने एक किरस्तान लड़की से विवाह करने का विचार किया है, यह पक्का है। आज आप मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में युवाओं के जीवन को जब देखते हैं तो इस तरह की स्थितियां आपको निरंतर दिखाई देती हैं और आप देखते हैं कि किस तरह से युवा अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं, अपने परिवार वालों की उपेक्षा करते हैं, अपने समाज की उपेक्षा करते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने सपने की पूर्ति के लिए वे कोई भी कदम उठाने से नहीं चूकते। और इस प्रकार भारतीय उपन्यासों में आपने जो शहरी जीवन के विविध पहलुओं को देखा है और उपन्यासों को पढ़ने के दौरान आप जब इसके विभिन्न प्रसंगों को देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि भारत की आज़ादी के पहले जो स्थिति आरंभिक उपन्यासों में दिखाई पड़ती थी वह आज़ादी के बाद काफ़ी बदल चुकी है। शहरों की स्थिति में भी काफ़ी परिवर्तन हो गया है क्योंकि अब स्थितियां निरंतर बदल गई हैं, शहरीकरण की स्थिति है। इस प्रकार आप देखते हैं कि उदारीकरण, औद्योगिकीकरण और नव शहरीकरण के कारण शहरों का रूप बिल्कुल बदल गया है। लोग अब इस चकाचौंध भरी ज़िंदगी को ही असली ज़िंदगी मान रहे हैं, इसी को अपना सपना बना रहे हैं, इसी को अपना लक्ष्य मान रहे हैं और इसी में जीने के लिए वे निरंतर प्रयत्नशील हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।